करना पड़ता है। मैंने पता किया कि 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और बजट से ठीक पहले एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग की, उसके अगले दिन बजट पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती। और वो बजट आम लोगों के लिए बजट था, गरीब लोगों के लिए बजट था, उस किसान के लिए बजट था जिसकी आर्थिक समृद्धि को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं पठानिया जी के पास ऑफिस में बैठा हुआ था। पठानिया जी लॉ के ज्ञाता है। तभी मैंने कहा इतिहास पठानिया जी को याद रखेगा इनकी ईमानदारी के लिए। इतिहास पठानिया जी को इनकी जजमेंट के लिए इतिहास रखेगा। मैं वहां बैठा था। मुझे खबर मिली हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता की भूख में पागल हुए थे, अंदर नारे लगा रहे थे और हम इनके कमरे में बैठे हुए थे। खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। ना मुझे जानकारी, ना तरह तरह की अफवाह फैलाएगी। मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, हमारे पास मेजॉरिटी है। पठानिया जी ने कहा जो कानून बोलता है मैं कानून का रक्षक हूं, ईमानदारी से फैसला करूंगा और परिभाषा जो मैं लिख के जाऊंगा उसको कोई बदल भी नहीं पाएगा। इसके लिए पठानिया जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। सारे चैनलों में इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। मैं आप लोगों के बजट का रिप्लाई देने के लिए तैयारी कर रहा था। सारी जगह से फोन आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैं तो बजट पास करना चाहता हूं। क्या था उस बजट में? आम आदमी की आवाज थी। ऐसा बजट 40 साल में पहली बार प्रस्तुत किया गया होगा। मैंने कहा गांव में मनरेगा का मजदूर है, कई बहनें हमारी मनरेगा में मजदूरी इसलिए करती है कि अपनी परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरे पास अधिकारी लाए कि 20 रुपए बढ़ने चाहिए। मैंने बोला नहीं, सीधे 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमने मनरेगा के दिहाड़ी में की। मनरेगा में जो महिलाएं हैं जिनके पास कच्चा घर है, मैंने कहा उस गांव की महिला को भी पक्का घर में रहने का अधिकार होना चाहिए और उसके लिए 3 लाख रुपया हमने एक मुश्त देने की योजना बनाई। यही नहीं, 19 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। 1,15,000 हमारी विधवा बहनें हैं, एकल नारी है। और मैं जब विधायक था, 20-25 साल से मैं विधायक था, मैं देखता था मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई है, लेकिन डॉक्टर की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मेरी बेटी तो IIT में चली गई है, IIT की फीस देने के लिए मेरे पैसे नहीं है। कभी किसी रिश्तेदार से उठाती थी, कभी किसी के लोन से उठाती थी। बैंक भी लोन उनके कागज जमा करने के बाद देता था। हमने इस बजट में 1,15,000 महिलाओं के जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे IIT में सिलेक्ट होते हैं, चाहे डॉक्टरी में सिलेक्ट होंगे या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट होंगे, उनकी सबकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी और उनके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार ने उन विधवा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए किया। फिर किसान की बात आई। हम खेती करने वाले लोग हैं और कोई इतना धनवान नहीं है हिमाचल प्रदेश में जिसके पास एक घर और छोटी सी जगह ना हो। मैंने कहा किसान की आय कैसे बढ़ेगी? तो किसान की आय के लिए सबसे पहले हमारे घर में पशु होता है, गाय होती है या भैंस होती है।
अब मैं देखता था कि गाय का जो दूध है वो 32 रुपए किलो गाय से खरीद हमारे पशुपालक से खरीद लिया जाता था, तो उसको कुछ आय नहीं होती थी। मैंने अंदाजा लगाया और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए किया और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। अब जिसने गाय रखी होगी, जिसने भैंस रखी होगी, उसके पास गोबर भी होगा, तो हमने गोबर आधारित खेती पर जो गेहूं पैदा करेगा उससे सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। इस प्रकार का कानून बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना। मैं ये भी देखता था कि जो बुजुर्ग है हमारे घर में, नौकरी वालों को तो सब कुछ मिल जाता है, किसान जो बुजुर्ग होता था अगर कहीं बीमार हो जाए तो उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी कुंजी में जमा करके रखता था। हमने बजट में कहा कि 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको कोई बीमारी हो जाती है, उसका सारा खर्च सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ये पैसे कहां से ला रहे थे? ये पैसे उन चोर दरवाजों को बंद करके ला रहे थे जो आम का धन पिछले दरवाजे से लूट रहे थे। ये अभी बजट पास होना, उसमें ये योजनाएं थी, कई और योजनाएं थी, लेकिन बजट पास ना हो, आम लोगों का बजट पास ना हो, गरीब की दर्द का बजट पास ना हो, इस प्रकार की हमारी सरकार को कसने का षड्यंत्र रचा गया। मैं धन्यवाद करूंगा सब विधायकों का जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। जनता के वोट पर जो जीत कर आते हैं और नोट के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप लोग माफ करेंगे उन्हें? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। आपकी भावनाओं से चुनकर जब विधायक जाते हैं, क्या ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है जो देवी देवताओं की धरती है, जहां वीर सपूत अपनी जान सरहद पर देता है, वहां एक जनता का प्रतिनिधि जब बिकता है, अपना ईमान बेचता है, अपना ईमान बेचकर चोरी छिपे होकर होटलों में भाग रहे हैं। 8 दिन वो पंचकुला के ललित होटल में रहे, कहां से इतना पैसा खर्च किया? फिर हरिद्वार जा रहे थे पाप धोने के लिए। गंगा मैया ने कहा, भाई आप तो इतने पापी हैं, आप तो इतने पापी हैं, आपकी मैं मैल नहीं साफ कर सकती, और ऋषिकेश चले गए तपस्या करने के लिए। कहते हैं तुमने तो इतने पाप किया कि हमें मैला, फिर ऋषिकेश चले गए, अब वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये लोकतंत्र है। कुछ ने कहा कि हम तो अंतरात्मा है। कांग्रेस पार्टी से जब टिकट लिया था और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा था, तब अंतरात्मा नहीं थी। फिर हमने अंदाजा लगाया ये अंतरात्मा नहीं, ये तो धनात्मा है। और धन के दम पर जो राजनीति खेलते हैं, जो खरीदने की कोशिश करते हैं, आम परिवार के आदमी कभी बिकते नहीं है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। आप लोगों की सरकार है।